गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाएं। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में, सर्कल के बारे में बात करेंगे। सर्कल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्कल के कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं और उनकी क्या क्या परिभाषाएं होती है। और इसके अंदर इस साल यानी 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होंगे हमारे, उनके अंदर कुछ सिलेबस हटा दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर तृतीय खंड वर्तखंड को हटा दिया गया, तो उसके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो और वर्त के सभी भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, ज्यामिति के अंदर अपने वर्त यानी सर्कल, उसके बारे में हम अध्ययन करें। तो सबसे पहली बात तो सर्कल होता है क्या, यानी वर्त होता है क्या, वर्त की परिभाषा क्या है। पहले वर्त की परिभाषा देखते हैं। वर्त की परिभाषा क्या होती है, तो सबको पता है कि वर्त कैसा होता है। सबको पता है कि वर्त गोल होता है, ठीक है। तो ये अपना वर्त है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा देखो हम क्या देते हैं कि एक बिंदु है, उससे समान दूरी पर, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित है बिंदुओं के बिंदुपथ को वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वर्त कहते हैं, ये बात बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्त की परिभाषा, वर्त की परिभाषा तो लिख देते हैं, एक स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के पथ को वर्त करते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कैसे देखो कि एक स्थिर यानी बीच में जो स्थिर है वो ये स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, यानी देखो इधर भी समान है, इधर भी समान है, इधर भी समान है, इधर भी समान है, इधर भी समान है और इधर भी समान है, यानी इस स्थिर बिंदु से, बीच वाले स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वर्त कहते हैं। तो ये तो होगी अपनी वर्त की परिभाषा। अब वर्त के भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपना स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु को हम क्या बोलते हैं, जो स्थिर बिंदु होता है बीच के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। तो पहला नंबर है केंद्र। केंद्र क्या होता है, वर्त के बीच में स्थित स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। लिखते हैं, वर्त में स्थित स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। वर्त के केंद्र के बाद में जो ये बिंदुपथ है, इस बिंदुपथ की लंबाई को हम वर्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बिंदुपथ की लंबाई को हम वर्त की परिधि बोलते हैं। तो ये तो होगी अपनी परिधि, ये बार वाली है ना, बार वाली चारों तरफ ये होती है परिधि। परिधि इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या, बिंदुपथ की पूरी लंबाई होती है उसको परिधि बोलते हैं। उसके बाद आती है बात अपने जीवा की, और जीवा के बाद आती है व्यास की, व्यास के बाद आती है त्रिज्या की। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं जीवा क्या कौन से होते हैं। तो वर्त की परिधि पर, यानी वर्त की परिधि या वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वर्त का व्यास बोलते हैं। जैसे ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु, इन दोनों को मिलाने से जो बनती है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, इनको दो बिंदु से, ये बिंदु है और ये बिंदु है, इनको दो बिंदुओं से मिलाने वाले जो रेखाखंड बन रहे हैं, इन सभी रेखाखंड को वर्त के व्यास
वर्त की जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। ये जीवा है सभी, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। कि वर्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम वर्त की या वर्त का जीवा बोलते हैं। उसके बाद आते हैं व्यास की बारी। तो व्यास की परिभाषा क्या होगी? कि वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वह वर्त का व्यास कहलाती है, और वर्त का व्यास वर्त की सबसे लंबी जीवा भी होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अब कोई सवाल आ गया, आगे प्रश्न आ गया तो पूछ लिया जाए कि वर्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, तो आप बोलोगे व्यास होगा, और व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है। तो जैसे अब पुनः यहाँ खेल देते हैं, देखो ये केंद्र से होकर जा रहा है, अपना ये केंद्र है, यहां से होकर जा रहा है, तो ये ए और बी, ये हो गया अपना व्यास। ए बी है ना, ये व्यास, ये केंद्र से होकर जो भी जीवा गुजरेगी उसको हम व्यास बोलेंगे। त्रिज्या, इस स्थिर बिंदु से बिंदु पथ की जो दूरी होती है, ये दूरी है आर 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 और आर। ये अपनी जो दूरी है इस बिंदु, स्थिर बिंदु से बिंदु पथ की दूरी है, स्थिर बिंदु से बिंदु पथ की दूरी है। इन दो दूरियों के बीच, या इसी परिभाषा से भी बोल सकते हैं कि वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु तथा केंद्र की दूरी को हम वर्त का त्रिज्या बोलते हैं। और वर्त की त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। क्या होती है? आधी। जैसे ये इतना तो त्रिज्या, ये इतनी त्रिज्या, तो टोटल दो गुना होगी। तो कहने का मतलब व्यास की त्रिज्या हमेशा आधी होती है। उसके बाद आती है बारी चाप की। क्या आती है? चाप की। तो ये वर्त बना लेते हैं। तो चाप किसे बोलते हैं? देखो भैया जी, ये तो अपना केंद्र है, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वर्त की परिधि की लंबाई वर्त का चाप कहलाती है। क्या? कि वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में स्थित परिधि की लंबाई को वर्त का चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्त का चाप बोलते हैं। और छोटा है उसको लघु बोलेंगे, और जो यहां से लेके यहां तक है उसको हम दीर्घ बोलेंगे। तो लिख देंगे यहाँ P और यहाँ Q लिख देते हैं, यहाँ O लिख देते हैं, और यहाँ R लिख देते हैं, यहाँ S लिख देते हैं। तो देखो भैया जी कि चाप हो गया P R Q, ये कौन सा भैया? दीर्घ चाप। क्या? दीर्घ चाप। ये तो हो गया अपना दीर्घ चाप है। और ये हो गया P S Q, ये हो गया लघु चाप है। कौन सा हो गया? लघु चाप। यानी छोटा उसको लघु बोलेंगे, बड़ा उसको दीर्घ बोलेंगे। ठीक है। जैसे यहां से यहां तक हो गया लघु चाप, और यहां से यहां तक हो गया दीर्घ चाप। उसके बाद आती है हमारी अर्धवर्त की, जो वर्त के केंद्र द्वारा वर्त के दो भाग होते हैं, यानी एक इधर वाला एक इधर वाला। जैसे एक वर्त है अपना, ये वर्त है और यहाँ केंद्र है, तो यहाँ से हम व्यास खींचेंगे, और व्यास हमेशा वर्त को दो भागों में बांटेगा। तो ऊपर वाला भी अर्धवृत्त है और नीचे वाला भी अर्धवृत्त है, इसको अर्धवृत्त बोलेंगे। इसको अर्धवृत्त बोलेंगे। ये केंद्र को O से लिख सकते हैं हम, ये अपनी A और B अपना व्यास हो गया। ठीक है। तो ये अर्धवृत्त हो गया। इसके बाद आते हैं त्रिज्यखंड और वर्तखंड। तो देखो भैया जी कि वर्त में वर्त की जीवा द्वारा जो वर्त के दो टुकड़े होते हैं उसको हम वर्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तखंड। तो ध्यान से देखो, ये अपना एक वर्त है और यहाँ एक जीवा हमने खींच दी, तो जीवा से जितना टुकड़ा बना है उसको हम वर्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तखंड। और त्रिज्या के द्वारा जो अपना टुकड़ा बनेगा उसको हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो ये तो जीवा के द्वारा तो A और B है, इस जीवा के द्वारा ये वाला और ये वाला दो टुकड़े बने, इसको हम वर्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये ऊपर वाला बड़ा है तो इसको दीर्घवृत्त वृत्तखंड, नीचे वाले को लघु वर्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वर्तखंड, इसको लघु वर्तखंड बोलेंगे। उसके बाद त्रिज्यखंड की बात आती है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड से किसी बात है भैया जी, केंद्र से अपनी दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी, इसको जगह है ये वाली पूरी यहां से लेकर और यहां तक जो पूरी ये जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बन रहा है वर्त के अंदर, त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बन रहे हैं, दोनों त्रिज्याओं के बीच की जो सारा भाग है उसको हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला हो गया
दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ P और यहाँ Q लिख देते हैं, यहाँ O लिख देते हैं। ये हो गया अपना लघु त्रिज्य खंड और ये हो गया अपना दीर्घ त्रिज्य खंड। ये ऊपर आ गया दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस प्रकार ये हमारे वर्त और वर्त के भाग हो गए। एक बात तो बात देख लो कि वर्त की परिभाषा क्या होती है कि एक स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वर्त बोलते हैं, और जो बिंदुपथ की लंबाई है पूरी बिंदुपथ की लंबाई वो वर्त की परिधि बोली जाती है उसको। ठीक है, उसके बाद आती है जीवा की बारी। तो वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा वर्त की जीवा कहलाती है। उसके बाद वह जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम व्यास बोलते हैं, और व्यास से सबसे लंबी जीवा होती है। दूसरी बात, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या कौन क्या होती है कि वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु तथा वर्त के केंद्र के बीच की दूरी को हम वर्त का त्रिज्या बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद अर्धवर्त क्या होता है कि अर्धवर्त वर्त के एक व्यास द्वारा वर्त के दो भाग होते हैं बराबर, उसको हम अर्धवर्त बोलते हैं, और वो आकार में दोनों समान होते हैं। ठीक है, और त्रिज्या को हम R से लिखते हैं, और उस रेडियसन बोलते हैं कि कितनी त्रिज्या उस रेडियसन बोलते हैं अंग्रेजी में, और व्यास को हम लगभग D से लिखते हैं। और उसके बाद आता है अपना चाप। क्या आता है? चाप की दीर्घ चाप और लघु चाप की वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की परिधि की लंबाई वर्त का चाप कहलाता है। ये PSQ छोटा है यानी लघु है, और PRQ ये बड़ा यानी दीर्घ चाप है। उसके बाद बात आती है हमें वर्तखंड की कि एक जीवा के द्वारा वर्त के दो टुकड़े होते हैं, छोटे वाला लघु वर्तखंड है, बड़ा वाला दीर्घ वर्तखंड होता है। उसके बाद आती है दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये छोटा वाला लघु त्रिज्य खंड। ये त्रिज्याओं के द्वारा बनती है। ये त्रिज्य है, ये भी R है, ये भी R है अपनी। तो इसके द्वारा जो आकृति बनेगी, जो भाग बनेगा वो त्रिज्य खंड बोलेगा, और त्रिज्य खंड छोटा है उसको लघु त्रिज्य खंड, और जो बड़ा भाग है उसको दीर्घ त्रिज्य खंड बोलेंगे। इसके बाद हम 12.1 के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। विद्यार्थियों, अपनी प्रश्न वाला है 12.1 यानी 12.1। उसका पहला सवाल क्या है? रिक्त स्थान भरिए या खाली स्थान भरिए। तो सबसे पहला सवाल, उसका पहला पॉइंट क्या है? वर्त का केंद्र वर्त के खाली स्थान में स्थित होता है, यानी कौन से भाग में स्थित होता है। ठीक है, तो ये मैं वर्त बनाता हूं, एक देखो, और ये केंद्र है। तो ये किस भाग में स्थित है भाई? अंदर वाले भाग में स्थित है, और अंदर वाले भाग को अभ्यंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर भाग। और बाहर वाले भाग को हम बहिर्भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अंदर वाले को तो अभ्यंतर और बाहर वाले को बहिर्भाग बोलते हैं। तो अपना वर्त का केंद्र है वो अभ्यंतर भाग में स्थित है, तो अपना आंसर हो जाएगा अभ्यंतर। ये लो, अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पॉइंट क्या है? एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वर्त के किस भाग में स्थित होता है भैया जी? देखो कि एक वर्त है, बोल रहा है कि त्रिज्या से उसकी लंबाई अधिक हो, तो त्रिज्या तो भैया कितनी दूरी होती है, और इससे अधिक है, तो ये बिंदु कहाँ हो गया? बाहर चला गया, तो वही भाग में होगा। कौन सा भाग होगा? ये वही भाग में है, तो उत्तर हो जाएगा बहिर्भाग। ये लो, बहिर्भाग में। ठीक है, उसके बाद देखो वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की होती है। देखो भैया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा वही जीवा होती है जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अपना वर्त है, वो वर्त में केंद्र से होकर जो अपनी जाती है जीवा, ये O है, केंद्र से होकर गुजरती है, उसको हम व्यास बोलते हैं। तो ये हो गया अपना व्यास। ठीक है, उसके बाद एक चाप होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, तो क्या होता है भैया जी? ये खाली स्थान था क्या अपना?
एक चाप होता है, यहाँ था खाली स्थान, एक चाप होता है, यहाँ खाली स्थान था अपना। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे, देखो हम बात कर लेते हैं, ये एक वृत्त है और इसमें एक व्यास है। बोल रहे हैं कि जो व्यास है अपना उसके सिरे हैं उस चाप के, देखो यहाँ से यहाँ तक। और मैंने क्या बताया था, वृत्त का व्यास के दोनों साइड, एक साइड अर्धवृत्त बोलते हैं, तो उसका भी अर्धवृत्त आंसर हो गया। क्या होगा आंसर हो गया कि एक चाप अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त होता है यहाँ होगा। और जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो तो अर्धवृत्त होता है। दूसरी बात, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उस भाग को विभाजित करते हैं कि उस भाग को कितने भागों में विभाजित करते हैं। सीधी सी बात है भैया जी। तो देखो ये एक तल है, हम बना लेते हैं कि ये तल है, ठीक है। उसके अंदर हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये ले वृत्त बना लिया, ये अपना केंद्र हो गया। तो भैया जी वृत्त का बाहरी भाग, वृत्त का अंदर का भाग, बहिर्भाग और अभ्यंतर भाग, दो तो भाग ये हो गए। तीसरा भाग जो यहाँ देखो वृत्त ने जितना कवर कर रखा है, क्या वृत्त ने जितना ढक रखा है, जितना वृत्त ने ढक रखा है उतना भाग कौन सा होगा अपना, ये 3 नंबर हो गए। यानी 3 भागों में बांटेगा, एक तो बाहर, एक अंदर और एक वृत्त ने जितना घेर रखा है, जितना वृत्त ने जितना कवर कर रखा है, तो यानी 3 भागों में ये विभाजित करता है। 3 भागों में आंसर हो गया अपना, 3 भागों में। बहुत आसान सवाल है। और इसके बाद अगला करेंगे हम 2 नंबर सत्य असत्य, तो वीडियो में बने रहे। विद्यार्थियों अपना 2 नंबर सवाल क्या है कि सत्य असत्य लिखिए, अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो भैया जी सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड की त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है नहीं होती। बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को क्या बोलते हैं, आर। आर और त्रिज्या होती है, यानी ये बात 1 नंबर अपनी सत्य है। 2 नंबर क्या है, एक वृत्त में समान लंबाई की 4 जिवाएं होती हैं। देखो भैया जी एक वृत्त है उसमें समान लंबाई की कितनी भी खींचो, कितनी भी खींचो समान लंबाई की, तो अनंत खींच सकते हैं, हर बिंदु से हम खींच सकते हैं। यहां से एक बिंदु बढ़ाएंगे, वहां से आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी समान लंबाई की खींच सकते हैं, 4 नहीं। ये असत्य बात है कि बहुत सारी अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, हम समान लंबाई की अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, 4 की गिनती नहीं होती है। तो ये अपनी बात होगी गलत भैया जी, ये बात होगी अपनी गलत है। उसके बाद यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है क्या, देखो भैया एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लिया और 3 भागों में बांट दिया जाए तो देखो भैया जी ये 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांटा तो ये सभी लघुवृत्त हो गए, क्योंकि 2 भागों में बांटते हम इतना और यहाँ वाला नहीं बांटते तो ऊपर वाला तो दीर्घवृत्त और नीचे वाला लघुवृत्त हो जाता। लेकिन ये 3 भागों में बांट दिया तो ये तो तीनों लघु लघु हो गए, तो क्या बोलेंगे हम कि ये बात भी अपनी गलत है भैया जी, ये बात भी गलत है। यदि 2 भागों में बांटते तो ये दीर्घवृत्त और एक लघुवृत्त चाप हो जाए, दीर्घ चाप हो जाए, लघु चाप हो जाता। यानी यहाँ तो देखो लघु 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 चाप होंगे और ये वाला है हम हटा देते हैं तो यहाँ से जो पूरा है यहाँ से लेके ये दीर्घ चाप हो जाता और ये लघु चाप हो जाता है। लेकिन यहाँ से हम काटते हैं ये तीनों लघु लघु चाप बन जाए, तो ये बात भी अपनी गलत है। उसके बाद देखो अपना 4 नंबर पॉइंट क्या है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी वृत्त का व्यास होता है। सही बात है भैया जी। देखो अपना ये वृत्त है, ये अपनी त्रिज्या आर और त्रिज्या की डबल ये होगी आर, ये केंद्र O और ए बी, तो ये भी अपना व्यास होता है। तो यही बात इसलिए कहा कि वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा तो दोनों सीधे बना रहे और त्रिज्या की दुगुनी है, त्रिज्या ये और ये त्रिज्या 2 त्रिज्या होगी दुगुनी होगी तो वृत्त का व्यास, यानी ये बात अपनी सही है। उसके बाद देखो अपना वृत्त एक समतलीय आकृति है, तो सीधी सी बात है, सही बात है, समतल आकृति होती है जीवा, तो ये बात अपनी होगी सही कि वृत्त एक अपनी समतलीय आकृति होती है, ये बाहर नहीं होते, समतल के अंदर हम वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक
तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक के स्थित बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं वृत्त के व्यास कहलाते हैं। ये बात तो गलत होगी भैया जी की तरफ स्थित बिंदु के समूह को उसी तल के स्थित बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि बोलते हैं उसको। ये व्यास बोल रहा है इसमें, तो ये बात भी गलत होगी भैया जी क्योंकि स्थिर बिंदु है और इससे अचर दूरी पर जो बिंदुओं का समूह है तो उसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये बात अपनी गलत हो गई या उसको वृत्त बोलते हैं तो ये बात तो गलत होगी। उसके बाद देखो या उसको वृत्त बोलते हैं। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। ये बात गलत होगी, त्रिज्या नहीं होता है व्यास होता है कि वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है उसको हम व्यास कहते हैं कि त्रिज्या। तो ये बात भी होगी अपनी गलत होगी भैया जी, ये बात अपनी गलत होगी। तो इसके बाद हम आगे 12.2 को हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थियों अब हम 12.2 से संबंधित हम बेसिक हम करेंगे और उसके अंदर हमारे 6 या 7 अपने प्रमेय हैं तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीवा द्वारा एक बिंदु का अंतरित कोण क्या है, उसके बाद इस अंतरित कोण से हम संबंधित प्रमेय हमारी वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक जीवा द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण क्या है। तो देखो भैया जी जैसे P, Q और R ये 3 बिंदु है अपने, इन तीन बिंदुओं को मिला देंगे तो ये जो अपना कोण है इस कोण को हम क्या बोलेंगे कि कोण PQR है वो PR रेखा द्वारा अंतरित है इसको हम इससे बोलेंगे कि जो Q की जो कोण है अपना वो P और R की अपनी रेखा है PR रेखा है उसके द्वारा अंतरित कोण है, यानी ये रेखा है और इस रेखा के द्वारा Q अंतरित कोण है। ये तो अपना अंतरित कोण हो गया। अब हमें पढ़ना है कि वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त के अंदर देखेंगे। तो भैया जी ये लो वृत्त है, इसके अंदर अपनी एक जीवा बना लेते हैं ये AB अपनी एक जीवा है और ये अपना केंद्र है विपरीत। तो एक केंद्र पर बना लिया तो ये AB रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो गया और ये वाला कोण क्या हो गया कि AB जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर अपना कोण हो गया। इसको हम O लिख देते हैं, इसको हम P लिख देते हैं। तो ये P जो कोण है वो AB जीवा द्वारा परिधि यानी परिधि पर और वो कौन सी तरफ है दीर्घ चाप की तरफ है क्योंकि प्रमाण बड़ा है तो दीर्घ चाप की तरफ अंतरित कोण है। और यदि हम यहां बना देते हैं कोण तो FB जीवा द्वारा वृत्त के लघु चाप पर अंतरित कोण है अपना R। तो इस प्रकार ये अंतरित कोण होते हैं। और देखो एक वृत्त है, इसके अंदर हमने 2 समान लंबाई की जीवाएं खींच दी एक और दे दिया कि ये जीवा और ये जीवा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो वो आगे हम प्रमेय के अंदर पढ़ेंगे। और एक और है कि वृत्त के अंदर एक लंबी जीवा है एक है छोटी जीवा, तो इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान भी छोटा बड़ा होगा। बड़ी जीवा के द्वारा बड़ा कोण होगा और छोटी जीवा के द्वारा छोटा कोण होगा क्योंकि ये तो अपनी होगी 5 और ये होगी अपनी 3 सेमी। तो 3 सेमी वाली से छोटा कोण बनेगा और 5 सेमी वाली से केंद्र पर बड़ा कोण बनेगा। तो ये भी हम देखेंगे पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार ये अंतरित कोण है कि इस जीवा द्वारा ये अंतरित कोण है, इस जीवा द्वारा ये अंतरित कोण है, इस जीवा द्वारा ये अंतरित कोण, इस जीवा द्वारा ये अंतरित कोण वो भी केंद्र के ऊपर। तो अब अपनी प्रमेय है, सबसे पहली प्रमेय कौन सी है 12.1 प्रमेय है। क्या है एक वृत्त की बराबर जीवाएं यानी बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये करती है या नहीं करती है ये हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं। ये लो वृत्त बना दिया, ये अपना केंद्र हो गया। ये लो बोल रहा है कि समान लंबाई की
जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं हैं, ये लो, ये ओ हो गया, ए बी सी और डी हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया है या नहीं। तो सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, तो एक वृत्त है जिसके अंदर ए बी बराबर है सी डी समान लंबाई की जीवा, और हमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है भैया जी कोण ए और बी बराबर कोण सी और डी, ये हमें सिद्ध करना है कि कोण बराबर है या नहीं। और हमें उपपत्ति के अंदर कर लेते हैं उपपत्ति। तो भैया सबसे पहले दो त्रिभुज की बात, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी और डी में, इन दो त्रिभुजों में हम बात कर लेते हैं। तो देखो भैया कि ए बी बराबर है सी डी दे दिया है ये दे दिया। उसके बाद देखो भैया ए ओ बराबर है और डी बराबर है, क्यों है, ए की वृत्त की त्रिज्या है भैया जी, ए की वृत्त की त्रिज्या है इसलिए ये बराबर होती है। और उसके बाद ओ बी बराबर ओ सी, और ये भी ए की वृत्त की अपनी त्रिज्या है। तो देखो भैया तीनों अपनी बराबर है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी और डी। किस नियम से भैया, तीनों भुजाएं से हैं, तो अपना साइड 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 सर्वांग सम नियम से, सर्वांग सम नियम से सर्वांग सम नियम से ये अपना सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत मान बराबर होते हैं, संगत मान बराबर होते हैं मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो हम कह सकते हैं चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत मान बराबर होते हैं, तो अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण सी और डी। अगले दिन इति सिद्धम। बहुत आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसके बाद हम इस प्रमेय की अपनी उल्टी, यानी हमें कोण तो बराबर दिया हुआ है और हमें देखने की जीवा बराबर है या नहीं, तो इस प्रमेय की उल्टी प्रमेय यानी विलोम प्रमेय को भी हम सिद्ध करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो क्यों अपनी 12.2 प्रमेय है, जो 12.1 प्रमेय की विलोम यानी उल्टी है, तो इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त के अंदर हम अंतरिक्ष कोण बना लेते हैं, कोण बराबर बना लेते हैं। ये एक अपना वृत्त बना लिया और ये अपना केंद्र है, ये दो जीवाएं हैं, तो बोल रहे ये कोण बराबर है, तो ये पी क्यू और ए और बी। तो मैं सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर ए बी है, तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिया है क्या दे रखा है कि कोण पी ओ क्यू बराबर कोण ए ओ बी बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि भैया जी पी क्यू बराबर है एफ बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो पूर्ति कर लेते हैं। पूर्ति अंदर क्या करेंगे, तो दो त्रिभुजों की बात कर लेते हैं, पी और क्यू तथा त्रिभुज ए और बी में कर लेते हैं बात। तो सबसे पहले हमें कोण पी और क्यू बराबर कोण ए और बी दिया
है, ये तो हमें बराबर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें पी ओ बराबर ओ बी त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और क्यू ओ बराबर है अपनी ओ ए, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्याएं है। तो भैया जी एक दो तीन चीजें बराबर है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज पी और क्यू सर्वांग है त्रिभुज ए और बी के। कौन से नियम से भैया जी? एस यानी भुजा, ए यानी कोण और एस यानी भुजा। ये तो देखो भुजा कोण भुजा नियम सर्वांग सम नियम से, सर्वांग सम नियम से, ये लो इस नियम से हम कह सकते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत मान प्राप्त होते हैं। तो चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत मान बराबर होते हैं तो देखो भैया जी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगी, तो अतः है पी के बराबर ए बी त्रिशितम। ये तो हमें अपना सिद्ध। और यदि हमें दो वृत्त दिए हुए, कौन से? सर्वांग सम वृत्त दिए हुए, यानी समान त्रिज्याओं के हमें दो वृत्त दिए, तो उसके अंदर भी हम सर्वांग समता से उनको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें आगे आने वाली दो तीन पर में और पढ़ेंगे, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाले गए लंब के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर हम लंब डालते हैं तो उस जीवा को वह दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। तो उसके बारे में हम आगे आने वाले दो पर में पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो विद्यार्थियों केंद्र से जीवा पर लंब है, केंद्र से जीवा पर हम लंब डालते हैं, और क्या है हमें प्रमेय 13.3 पहले प्रमेय, यानी इस लंब की प्रमेय पहले प्रमेय कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो समद्विभाजन करता है या नहीं करता है ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है वो बना लेते हैं चित्र के अंदर। तो एक वृत्त बना लेते हैं, पहले तो एक वृत्त बन गया, वृत्त के अंदर केंद्र हो गया, ये अपनी एक जीवा बना देते हैं। ये लोग जीवा होगी ए और बी जीवा है, ये केंद्र ओ है। तो क्या है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब डाल देते हैं, यानी 90 डिग्री कोण डाल दिया। इतना काम करने के बाद थोड़ी रचना और कर लेते हैं कि ओ को ए से मिला देते हैं, क्योंकि ये देखो ये मिला देते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं, काट काट के ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मिल गई। तो अब क्या करेंगे भैया जी? सबसे पहले दिया हुआ क्या दिया है, क्या क्या दे रखा है भैया जी? हमें दे रखा है कि एक वृत्त है और उसके अंदर एक जीवा है, और जीवा के ऊपर लंब है अपना ओ, और यहाँ लिख देते हैं क्यू, और क्यू बनाए के लंब है, तो लंब बना लेते हैं। और ये हमें दे रखा है। कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज ए ओ क्यू वह त्रिभुज बी ओ क्यू समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 डिग्री कोण है तो समकोण त्रिभुज तो हो गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? सिद्ध करना, सिद्ध करना है कि भैया ए क्यू के बराबर बी क्यू है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो अब रचना कर लेते हैं थोड़ी। रचना हमने क्या की थी कि भैया हमें ओ ए व ओ बी को मिलाया,
को मिला दिया। ठीक है, तो यहां देखो ए ओ व बी ओ क्या है, त्रिज्याएं है, त्रिज्याएं है, ये त्रिज्या होंगे। उसके हम उत्पत्ति कर देते हैं, उत्पत्ति कर देते हैं। उत्पत्ति के अंदर दो त्रिज्याएं बात कर लेते हैं, त्रिभुज ए क्यू ओ व त्रिभुज बी क्यू ओ में। ठीक है, कि और क्यू बराबर ओ क्यू है भैया जी, कौन सी व्यनिष्ठ भुजा है, क्या है, व्यनिष्ठ भुजा है, व्यनिष्ठ भुजा। उसके बाद कोण ए क्यू ओ बराबर कोण बी क्यू ओ, क्या है, कोण है, चूंकि ओ क्यू लंब है एफ बी, इसलिए वह समकोण 90 डिग्री की बराबर 90 डिग्री है भैया जी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद देखो भैया जी कि ए ओ बराबर बी ओ है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं इसलिए बराबर है, ये हो गया। तो तीन चीजें बराबर होती है, वह त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए क्यू ओ बराबर बी क्यू ओ, और ये क्या है, सर्वांग सम है। कौन से इनमें से भैया जी, समकोण करण और भुजा। समकोण कर्ण और भुजा नियम से ये क्या है कि सर्वांग सम और सर्वांग सम त्रिभुज संगतमान हमेशा बराबर होते हैं। तो लिख देंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज त्रिभुजों के संगत मान बराबर होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे, अतः एक क्यू बराबर बी क्यू, ये तो बराबर हो गया, तो लिख देंगे इतनी सीधा, ये हो गया हमारा सिद्ध। और इसके बाद हम इसकी विलोम प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो विद्यार्थी अपनी 12.4 प्रमेय क्या है, यानी 12.3 प्रमेय की उल्टी लंबाई प्रमेय है। तो किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों बराबर है। मध्य बिंदु P को केंद्र से मिलाने पर जो रेखा है ये इससे परलंब है, यानी हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ बात लिख देते हैं। तो दिया क्या दे रखा है भैया जी कि AP बराबर BP में दे रखा है। उसके बाद सिद्ध करना है कि भैया जी OP लंब है FB के ऊपर, ये हमें सिद्ध करना है। और उसके बाद हमने रचना कर ली है। रचना में क्या किया है कि हमने OA व OB को मिलाया, इतनी हमने रचना कर ली। उसके बाद उत्पत्ति कर लेते हैं। उत्पत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज APO व त्रिभुज BPO में, इन दो त्रिभुजों में बात करते हैं। तो सबसे पहले भैया जी OP बराबर OP है, क्यों है, तो व्यनिष्ठ भुजा है, व्यनिष्ठ भुजा है इसलिए। उसके बाद हम करते हैं कि AO बराबर BO, क्यों है, त्रिज्याएं हैं, एक ही होती त्रिज्या समान होती है।
उसके बाद हमें दे रखे हैं AP बराबर BP दिया है, ये हमें दे रखे हैं। तो त्रिभुज APO है BPO, दोनों आपस में क्या है, सुरांग समय। कौन से नियम से? SSS नियम से। SS से मतलब तीनों भुजाएं हैं, क्योंकि ये और ये त्रिज्या बराबर है, ये और ये भुजा में दे रखी कि बराबर है, मध्य बिंदु है इस P, तो ये बराबर होगी, और ये निष्ठ भुजा होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। और तीनों भुजाएं बराबर है तो संगत सभी मान बराबर होंगे, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम बात करते हैं, अतः कोण APO बराबर कोण BPO है, बराबर है। और क्या है बेसिक, ये दोनों रेखीय कोण युग्म है, क्या है, रेखीय कोण युग्म। रेखीय कोण युग्म क्या होते हैं? जिन कोणों का योग दोनों का, ये रेखीय कोण युग्म है, इनका योग क्या है 180, और ये दिए बराबर है, तो क्या बोलेंगे, अतः है कोण अपना APO बराबर है BPO बराबर हो गया 90 डिग्री। देखिए कोण युग्म दोनों बराबर 90 डिग्री के होंगे, और ये दोनों 90 डिग्री में है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार OP लंब है MP पर, और आगे लिख देंगे सीधा। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये होगी अपनी 4 प्रमेय, और इसके बाद हम आगे 3 या 4 प्रमेय और हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थियों 3 बिंदुओं से जानने वाला वर्त है, क्या 3 बिंदुओं से जानने वाला वर्त है। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि 2 बिंदुओं से जानने वाली एक ही रेखाखंड हम खींच सकते हैं। ये पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अपना 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु, इनसे केवल और केवल हम एक ही रेखाखंड खींच सकते हैं। तो इस प्रकार हम तय करेंगे कि 3 बिंदुओं से कितने वृत्त हम खींच सकते हैं, 2 बिंदुओं से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, और एक बिंदु से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो भैया जी, सबसे पहले एक बिंदु की बात कर लेते हैं। क्या एक बिंदु, सबसे पहले एक बिंदु की बात करें कि ये एक बिंदु है, इससे केंद्र मानकर हम वर्त हमें खींचने, या इस बिंदु से सारे वर्त गुजरने से। तो देखो इधर भी एक वर्त मैंने खींच लिया, इधर भी एक वर्त खींच लिया, इधर भी एक खींच लिया, और इधर भी एक खींच लिया, और इधर भी एक खींच लिया, और इधर भी खींच लिया। बहुत सारे हम एक बिंदु, यानी हमारा कोई बिंदु P था, उससे हमने बहुत सारे वर्त खींच सकते हैं, यानी अनेक यानी अनंत एक बिंदु से गुजरने वाले वर्त हम खींच सकते हैं। उसके हम बात करते हैं P और Q 2 बिंदु की। क्या 2 बिंदु की, 2 बिंदु की बात करते हैं कि 2 बिंदु से हम कितने वर्त खींच सकते हैं। तो देखो भैया जी, 2 बिंदु से जाने वाले वर्त हम देखो खींचते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा ही खींच लेते हैं कि यहां से यहां से यहां से भैया, उसके बाद देखो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गए, उसके बाद 3 हो गए, और ऊपर भी खींच लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हम बहुत सारे ऊपर भी खींच सकते हैं, बहुत सारे नीचे खींच सकते हैं, आराम से बहुत सारे 2 बिंदु से जाने वाले वर्त खींच सकते हैं। लेकिन इनके केंद्र ऐसे लाइन में होंगे सभी के, यानी PQ रेखा के लंबवत उनके केंद्र होंगे। क्या होंगे? लंबवत, एकदम लंब खींच सकते हैं, यानी इनके जो केंद्रों की जो रेखाखंड बनेंगे, सभी केंद्रों की P और Q अपनी रेखा है उसके लंबसम विभाजित करेंगे, समान भाग में बांटेंगे, और लंब होगी, लंबवत रेखा पे उनके केंद्र स्थित होंगे या रेखीय रेखा में होंगे। उसके बाद बात करते हैं 3 बिंदुओं से जाने वाले वर्त की बात करते हैं। तो 3 बिंदु से, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, जब एक रेखा में हो, क्या हो? जब एक रेखा के अंदर हो। देखो भैया जी,
इनके अंदर से वृत्त खींचेंगे तो या तो ऐसा खींचेगा यानी ये दो आएंगी, या हम ऐसा वृत्त खींच सकते हैं कि ये दो आएंगी, या ऐसा खींच सकते हैं कि ये दो बिंदु आएंगे। तो देखो दो बिंदुओं से खींचे, तीसरा बिंदु या तो बाहर रहेगा या अंदर रहेगा। देखो इससे खींचे तो ये बाहर रह गया, इन दो से ये बाहर रह गया, और ये पूरा खींचे तो बीच वाला अंदर रह गया। यानी एक ही रेखा यानी सरेख के बिंदु यदि तीन है एक ही रेखा के अंदर, तो उनके अंदर से हम केवल और केवल दो बिंदुओं से हम एक वृत्त खींच सकते हैं, और तीसरा जो हमारा बिंदु या तो वृत्त के अंदर रहेगा या वृत्त के बाहर रहेगा। केवल और केवल सरेख दो बिंदु से हम वृत्त गुजार सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि तीन असरेख बिंदु हो तो, जैसे ये तो सरेख है क्या, तीन सरेख बिंदु, तीन सरेख बिंदु, तीन सरेख बिंदु की बात है। और हम यदि बात करें कि तीन असरेख बिंदु, क्या असरेख, तीन असरेख यानी एक ही रेखा में नहीं हो तो, यानी अपना ये तो P है, Q और ये R, ये हो गया P Q R, ये तीनों असरेख है, इनको हम मिला देंगे तो एक सीधी रेखा में थोड़ी ये अलग अलग है। तो देखो वैसे, और मैंने बात क्या की थी कि इनके केंद्र इस रेखा के लंब और लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं, तो इसका लंब समद्विभाजित कर लेते हैं और इसका भी लंब समद्विभाजित कर लेते हैं। तो प्रकार की सहायता से यहाँ पे लंब समद्विभाजित करेंगे, यानी प्रकार टिकाएंगे यहाँ, तो यहाँ ऐसे लंब समद्विभाजित करेंगे इसको, तो ये देखो इनका लंब समद्विभाजित हो गया, यानी ये लंब है, लंब समद्विभाजित हो गया। इसका भी लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये लो और ये लो, इनको हम यहां से ऐसे हम काटेंगे तो इसको भी हम मिला देंगे, यानी ये भी है लंब है, ये भी लंब है, ठीक है। लंब समद्विभाजित करते हैं तो देखो जो यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी बराबर होगी। क्यों होगी, हमने ये पीछे पढ़ा था कि ये लंब इतना इतना है, तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर ही होती है, लंब समद्विभाजित करेंगे तो। अब देखो ये अपनी क्या होगी, ये होगी अपना O, तो PO के बराबर OQ हो गया भैया जी हमारा समीकरण नंबर 1। कह सकते हैं कि इस PQ रेखा का जो ये लंब समद्विभाजित है, यहां से P और ये दोनों रेखाएं बराबर होगी, ठीक है। फिर इसकी भी रेखा, अब बात करें QR रेखा का लंब समद्विभाजित ये हो गया अपना, तो इससे देखो OQ के बराबर OR होगी, ये समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण 1/2 से हमें क्या पता चलता है कि भैया जी तीनों ही बराबर होगी। देखो POR OQ के बराबर OR, यानी तीनों बराबर होगी। देखो PO बराबर OQ बराबर OR, ये तीनों हमारी रेखाएं बराबर होगी, तो तिरछे सही बराबर। और इसको O को केंद्र मान के हम यदि वृत्त खींचे तो ये तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा। यदि हम वृत्त खींचते हैं तो ये हमारे तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा। इस प्रकार यानी केवल और केवल हम एक ही वृत्त तीनों बिंदुओं से हम गुजार सकते हैं। तो इससे हमारी प्रमेय बनती है कि तीन ऐसे रेखीय बिंदु से केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये हमारी प्रमेय है, इसको आप याद रखना। क्या प्रमेय है, मैं यहाँ लिख देता हूं। प्रमेय अपनी 12.5 है और इसका क्या है कि तीन असरेखीय बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये हमने याद देख लिया कि केवल और केवल एक ही वृत्त हम खींच सकते हैं। तो ये हमारी होगी 12.5 पर में। और इसके बाद हम कि समान लंबाई की जो जीवाएं होती है वे केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है या नहीं होती है, इनके बारे में हमारे 2 पर में उसको भी हम हल करेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं या जरूर प्रेस करें।
तो विद्यार्थियों अपनी 12.6 पर में है यानी समान जीवें और उनकी केंद्र से दूरी यानी केंद्र से दूरी समान ही होती है, समान जीवों लंबाई की जीवाओं की या अलग अलग होती है, उन्हें सिद्ध करेंगे। तो वर्त की समान जीव वर्त से केंद्र से समदूरस्थ होती है या नहीं होती है, परिमेय केंद्र सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे वर्त बना लेते हैं, इसके अंदर समान जीवें बनाते हैं। ये अपना वर्त है और उसके अंदर दो समान जीवें बना लेते हैं कि एक तो ये जीवा और एक ये जीवा लंबाई के अंदर ये जी बराबर है, यानी एफ बी बराबर पी क्यू बराबर है, ये इसका केंद्र हो गया। अब देखो ये केंद्र से लंब डाल देते हैं, इस पे भी और इस पे भी लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया है क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि भैया जी ए बी बराबर है पी क्यू बराबर है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद और क्या दे रखा है कि हमने ये लंब डाल लिए हैं, इसके अंदर वो रचना के अंदर हम कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सिद्ध करना ये है कि भैया जी यहाँ हम दे देते हैं एम, यहाँ ला देते हैं एन या ओ, तो मतलब सिद्ध करना है ओ एम बराबर ओ एम, ये हमें सिद्ध करना है ये दूरी बराबर है या ये। उसके बाद हमें रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे कि भैया जी ए को वह ओ क्यू को मिलाया यानी इनको मिला लेते हैं, त्रिज्या खींच लेते हैं। तो ये लो इसको मिला के एक इसको मिला लेते हैं, दो मिला के ये 90 डिग्री का ये भी 90 डिग्री का, ये रचना के अंदर नाम कर लेते हैं। उसके बाद उत्पत्ति कर देते हैं। उत्पत्ति में देखो भैया जी कि हम ए बी के ऊपर ओ एम लंब डालना है, तो इसका आधा होता है। क्या करेंगे भैया जी कि लंब डाला है तो हमने ए एम बराबर एम बी और बराबर होता है 1/2 ए बी, क्योंकि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब समद्विभाजन करता है, इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भैया जी ये तो भी, इसके बाद देखो भैया जी हमारी होगी पी एन बराबर क्यू एन बराबर हो गया अपना 1/2 पी क्यू। और ये भी सेम ये वाला ये क्यों जीवा पर केंद्र से डाला गया हम जीवा पर समद्विभाजन करता है। दूसरी बात हमें चूंकि में दे रखा है कि पी क्यू बराबर एफ बी, ये हमें दे रखा है, आता है ए एम बराबर क्यू एन, भैया जी ये दोनों बराबर हो गए, ए एम बराबर क्यू एन बराबर होगी, ठीक है। तो अब दो त्रिभुजों की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए एम ओ वह क्यू एन ओ में, इन दो त्रिभुजों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो भैया जी कोण ए एम ओ के बराबर है त्रिभुज क्यू एम ओ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंबा है इसलिए 90 डिग्री कोण तो होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कि ए ओ बराबर ओ क्यू, क्यों यदि त्रिज्याएं हैं, क्या है वर्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों बराबर होगी। और उसके बाद हमें ए एम बराबर
ए एम बराबर क्यू एम, ये अपनी समीकरण नंबर 1 से क्या समीकरण नंबर 1 से। तो देखो ये तीन चीजें बराबर होकर हम कह सकते हैं। विद्यार्थियों आज की लास्ट पर में है तो ध्यान से देखना क्या है 12.7 पर में अपनी किसी वर्त के जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे बराबर दूरी पर यानी ये बराबर है तो परस्पर बराबर होती है यानी वे जीवाएं ए और बी और पी क्यू आपस में बराबर होती है या नहीं होती है हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दिया है क्या दे रखा है कि एफ बी व पी क्यू जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है अर्थात हमें क्या पता चलता है इससे, हमें पता चलता है कि भैया जी एम ओ के बराबर है ओ एन, ये बराबर है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी क्यू। तो रचना के अंदर क्या करेंगे, रचना के अंदर कर लेते हैं कि भैया ए को इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं तो रचना कर लेते हैं। तो कहते हैं भैया ए ओ व ओ क्यू को मिलाया ये लो ये। उसके बाद उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति करेंगे तो इन वर्तों के अंदर बात कर लेते हैं। कौन से वर्त, वर्त ए एम ओ वह वर्त क्यू एन ओ में इन दो वर्तों के अंदर क्या है जी ओ एम बराबर ओ एन दिया है। ठीक है, और कोण ए एम ओ बराबर कोण क्यू एन ओ बराबर 90 डिग्री यानी ओ एम लंब एफ बी ओ एम लंब पी क्यू, इसलिए ये 90 डिग्री कोण होंगे। यानी एफ बी पर लंब ओ एम है तो ये 90 डिग्री कोण होगा और पी क्यू पर ओ एन लंब है तो ये 90 डिग्री कोण होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी ए ओ बराबर ओ क्यू त्रिज्याएं हैं, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या तो दोनों बराबर होती है। तो अब देखो ये त्रिभुज ए एन ओ सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू एन ओ, इस नियम से समकोण कर्ण भुजा नियम से ये अपना सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम की संगत मान बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अतः ए एन बराबर क्यू एन और यहाँ इसको 2 से गुणा कर देंगे क्या है 2 ए एम बराबर 2 क्यू एन हो गया, डबल कर देंगे और डबल करेंगे तो ये 2 ए एम के बराबर, क्योंकि लंब है तो दोनों भुजाएं बराबर होगी तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी क्यू और ये कर देंगे तीसदम। बहुत आसान है, बिल्कुल भी हर्ड नहीं है। तो इस प्रकार हमारे 7 पर में पूरी कंप्लीट होगी और इसके बाद इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर 12.1 के 1 नंबर से अंतिम सवाल तक हम हल करेंगे। तो हमारे वीडियो बने रहें और आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आइकन जरूर दबाइए और पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हमारे प्ले लिस्ट के अंदर जाके वो पिछले वाले एक वीडियो आप देख सकते हो या हमारे इस वीडियो के आई बटन के अंदर पिछले वाले वीडियो की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हो और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।